Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Dhanjal. Welcome to the company law demo class number 1. अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो CS दिसंबर 26 या जून 27 में एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये वही डेमो क्लास है जो आपके लिए रेलेवेंट है. सो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे मैं शुरू में ही बता देती हूँ. CA पॉइंट पे आप जाएंगे और आप मेरे लेक्चर्स जो है वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अभी चल रहा है 50% ऑफ. यस, सो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है. 50% ऑफ है. अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया तो मैं JIGL, कंपनी लॉ एंड CMSL की क्लासेस लेती हूँ. तीनों की ही क्लासेस जो हैं दे आर अवेलेबल ऑन CA पॉइंट. सो गो अहेड एंड अवेल देम, राइट. तो ये चीज़ जो है ये आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ से हम चलते हैं आगे. और एक और चीज़ है, अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. कंपनी लॉ पेपर नंबर 2 ग्रुप 1. आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट. मेरे खुद के 60+ मार्क्स आए थे कंपनी लॉ में, इसलिए मुझे कंपनी लॉ बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मेरे लेक्चर्स में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी शॉर्ट नोट्स. हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड वी विल बी मेकिंग इट साइड बाय साइड. यानी कि जब आप मेरी क्लासेस परचेज करेंगे आपको इसका PDF या हार्ड कॉपी यानी कि बुक मिल जाएगी और शॉर्ट नोट्स हम साथ साथ में बैठ के बनाएंगे, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी रियल फन. एंड मुझे लगता है कि एग्जाम जब सर पे आ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स आपके पास हर टाइम होने चाहिए, राइट. सो कंपनी लॉ का जो टॉपिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप नए बच्चे हो, अगर आप ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ चुके हो फिर भी थोड़ा सा सुन लो इंट्रोडक्शन. सो पहला पार्ट 60 मार्क्स का है एंड दूसरा पार्ट 40 मार्क्स का है, राइट. दिस इज हाउ इट गोज. 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स. कुछ टॉपिक्स जो रिलेट करते हैं शेयर से, शेयर कैपिटल से, अकाउंट, ऑडिटर, चार्जेस, मतलब वेरी ब्रॉडर टॉपिक्स, वो सारे हम पार्ट ए में पढ़ते हैं. यूजुअली बच्चों को पार्ट ए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से इसे पढ़ोगे, समझोगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सेकेंड इज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स. ठीक है, इसमें आता है सारा का सारा पार्ट बी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग. आई वुड से एक बार आपको बात समझ आ गई तो आ गई, देन इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेमो सेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. हम चैप्टर नंबर 1 का डेमो करेंगे बिकॉज वहीं से कंपनी लॉ कैसे आया था, क्यों आया था, वो सब चीज़ें शुरू हुई हैं. कंपनीज एक्ट जो है वो मुझे क्यों पसंद है मैं आपको बता देती हूँ. बिकॉज इट्स रियली फन टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंसेस. और वैसे भी CS का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कंपनी लॉ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी लॉ होता है, और भी सारे लॉ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट कंपनी लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे विच इज इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ. कंपनी लॉ कैसे आया, कैसे बना, और इसमें हम ज़्यादा नोट्स नहीं बनाएंगे बिकॉज दिस इज ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो हर एक सब्जेक्ट में मैंने इस तरीके से चीज़ें बनाई हैं कि नोट्स भी हेल्पफुल रहें और साथ साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ रीड ओनली बेसिस के लिए होती हैं. ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज इट, राइट. इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. जुरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ. सो एवोल्यूशन कैसे हुआ कंपनी लॉ का. कंपनी लॉ इज लार्जली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ. तो वैसे भी हमारी कंट्री के मोस्टली लॉज इंग्लिश लॉ पे ही बेस्ड है क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए थे, फिर हमने कानून बनाए, बट बेस हमारा वही रह गया बिकॉज देयर हैज टू बी सम बेस, राइट. इससे पहले हमें तो कुछ पता नहीं था, तो जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ें करी तो वो एक बेस बन गया. तो इंग्लिश लॉ सिर्फ कंपनी लॉ का ही नहीं बल्कि बहुत सारे कानूनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, राइट. सेकेंडली, इंडियन कंपनीज एक्ट हैव बीन मॉडल्ड ऑन इंग्लिश कंपनीज एक्ट. तो अगेन काफ़ी सिमिलर है, वो उसी के हिसाब से बना है. Joint Stocks Companies Act in England influence the Indian company legislation. तो exactly अगर आपको बताया जाए, so it is the Joint Stocks Companies Act 1844. होता क्या है, शुरुआत में आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, कोई ना कोई बेस चाहिए. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कंट्री को देखते हुए चेंजेस भी आए, अमेंडमेंट्स भी आए, और आप शायद अपकमिंग चेंजेस भी आएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो है वो 1850 में पास हुआ था. मेजर कंपनी लॉज कौन से हैं इंडिया में.
इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 1956 और अब जो करंट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। तो शुरुआत होते होते आप देखो एक्ट बदलते गए बदलते गए बदलते गए। हर बार जब एक्ट बदला तो उसका एक अलग पर्पस आया, एक अलग प्रियम्बल आया, क्योंकि 1956 जो मैंने भी पढ़ा था, 1956 के बाद जब 2013 में एक्ट आया, ऑनेस्टली इट नीडेड अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड उस अमेंडमेंट से डेफिनेटली बहुत फायदा हुआ, राइट। सो कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसे प्रेसिडेंशियल असेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट हाँ बोलता है, प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट आता है, वो अगस्त 29, 2013 को मिला और अगले ही दिन ये नोटिफाई हो गया ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, यानी कि वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ने की बातें, कैसे आया था पहले सुन लो। व्हाट आर द की फीचर्स या न्यू कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि जब हम पुराना एक्ट पढ़ रहे थे, जैसे मैंने पढ़ा, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम पुराने एक्ट से अब के एक्ट में क्या फर्क है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुराने एक्ट में थी ही नहीं, दे वर नॉट एग्जिस्टिंग, बट व्हेन 2013 केम ये सारी चीजें आ गई। वो कौन सी चीजें थी? CSR। आज तक हमने ये देखा कि कंपनी सिर्फ सोसाइटी से चीजें लेती रही है और सबसे बड़ा जो शेयरिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ करती हैं विच इज द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं, वैसे भी वो सोसाइटी से बहुत सारी चीजें लेती हैं। पहले क्या होता था कि भाई पोल्यूशन नहीं करना, चीजें खराब नहीं करनी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई कि भाई सोसाइटी के लिए आप क्या करते हो। देन केम द टॉपिक ऑफ CSR, सेक्शन 135, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा रेलेवेंट। यहाँ पे ये कहा जाता है कि व्हाट डज द कंपनी गिव्स बैक टू द सोसाइटी। कंपनी सोसाइटी को क्या दे रही है इन रिटर्न, कंपनी सोसाइटी को क्या दे रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सबसे पहले जो चीज आई वो थी CSR, कि कंपनी जो है वो सोसाइटी को क्या देती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम करते हो प्रॉफिट्स, ठीक है, पिछले 3 साल अगर तुमने प्रॉफिट्स किए तो 2% तुमको उसका एवरेज सोसाइटी को वापस करना पड़ेगा। मतलब ऑफ कोर्स वील टॉक इन डिटेल अबाउट इट, पूरा चैप्टर है CSR का। तो CSR ने हमें ये चीजें सिखाई, ठीक है। सेक्शन 135 ये 1956 में नहीं था, इट केम इन 2013। CSR का कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। CSR के चलते शायद अब आपको पता चलेगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वाह ये बड़ी बड़ी कंपनीज कितनी डोनेशन करती हैं, ट्रस्ट खोल के बैठी हैं, एक्चुअली दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ CSR। CSR मैंडेटरी है हर टाइप की कंपनी के लिए, अगर वो 135 सेक्शन में एलिजिबल होता है। तो ये 2013 में एक चीज आई, 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। जैसे पहले पार्टनरशिप फर्म था वो LLP बन गया, वैसे ही जो सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट है उसको 1% कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। 1% कंपनी में पर्सन का मतलब है मेंबर, यानी कि मेंबर सिर्फ एक ही होगा। इंटरनल ऑडिट का इंट्रोडक्शन हुआ बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट का इंट्रोडक्शन हुआ, राइट। और एक और मैं आपको बताती हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमने 1956 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, लेकिन अब पढ़ा। एक ऐसा डायरेक्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, जो बिल्कुल अनबायस्ड है, जो बिल्कुल ऐसे डील करेगा आपके साथ कि वो बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट है, राइट। उसका डिसीजन इंडिपेंडेंट रहेगा। तो वो ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में आए। अब इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी रही होगी, ठीक है, जब कंपनी लॉ कैसे आए, ये सब रीड पर्पस के लिए ध्यान से इसको सुनना ताकि आपको एक बेस समझ आए। सो ऑफ कोर्स ये सबसे पहले आया जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850। ये बेस था कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844 पे, और सिर्फ एप्लीकेबल पता है कहाँ हुआ, सिर्फ वो कंपनी जो कि मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे में रजिस्टर्ड थी, सिर्फ इन कंपनीज पे ये एप्लीकेबल हुआ। और लिमिटेशन जो है ओनली इंक्लूड्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। लिमिटेशन इसकी ये थी कि इसमें सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ही आई, ठीक है। मतलब अनलिमिटेड कौन सी हुई, जहां कोई लिमिट नहीं है, कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे भी वो असेट्स बिकवा देंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी का फीचर ही सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेड लाइबिलिटी है। चलो थोड़ा सा लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में तुमको समझा देती हूँ। अगर आज मैं
किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेती हूँ, मान लो मैंने XYZ लिमिटेड का शेयर खरीद लिया, 100 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन अमाउंट में मैंने 20 रुपए दिए, तो मेरी लाइबिलिटी, कंपनी डूबे, कंपनी बंद हो, कंपनी कुछ भी हो, मेरी लाइबिलिटी खाली 80 रुपए की है, उसके ऊपर 1 पैसे की मेरी लाइबिलिटी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, वो शेयर जो 100 रुपए का है, जिसकी एप्लीकेशन मनी मैंने 20 रुपए ऑलरेडी दे दी है, उसकी लाइबिलिटी मेरे पास सिर्फ 80 रुपीज ही बचेगी, इसके ऊपर नहीं जाता। और इसीलिए आज लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कल को कंपनी को कुछ भी हो जाए, भाई हमारे घर से कुछ नहीं जाएगा, हमारी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, हमारी लाइबिलिटी 80 रुपए की, 80 रुपए देने हैं, बट उसके बाद देयर इज नो सच लाइबिलिटी लेफ्ट, राइट? तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का तो खैर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बट यहां पे ये ऐसे शुरू हुआ। फिर ये बदला जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857, इन्होंने लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों को इंक्लूड कर लिया, और लिमिटेशन ये रखी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और अगर नहीं, अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी बनाए तो अनलिमिटेड ही बनाओ भाई, तुम लिमिटेड में नहीं आ सकते। तो ये एक लिमिटेशन थी इसकी, विच इज रॉन्ग टेक्निकली। फिर वो आए जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1860 में, जहां उन्होंने ये बोला कि ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वालों तुम भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना लो, बिकॉज इसकी वजह से पीपल वोंट इन्वेस्ट। मैं क्यों ऐसी कंपनी में 100 रुपए का शेयर खरीदूंगी, कल वो डूब गई तो मेरा घर बिक जाएगा, आई वोंट डू दैट, राइट? सिंपल पॉइंट है ना। आज अगर लोग स्टॉक मार्केट की तरफ भागते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ही लिमिटेड लाइबिलिटी है, राइट? और कंपनी कभी डूबती नहीं है, कंपनी एज इन बनानी पड़ती है और बंद करनी पड़ती है, वो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसे मेंबर के आने से, जाने से, मरने से, खोने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये जो फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी का, इसीलिए तो कंपनी इतना चल रही है, राइट? इसके आगे आए 1866 में आई जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट। इसमें ऑल टुगेदर एक नया एक्ट आ गया जिसमें इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के ऊपर कानून बने कि कंपनी बनेगी कैसे, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो टेक्निकली कंपनी बनती है, वो रेगुलेट कैसे होगी और फिर वो बंद कैसे होगी। सो दैट इज जॉइंट स्टॉक एक्ट 1866. Then came the Companies Act 1913, which says it also includes the functioning of commercial organizations, institution of private company apart from company. तो ये कुछ और ही ले आए, इसमें इन्होंने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस डाल दी, प्राइवेट कंपनीज बनाना शुरू कर दी अपार्ट फ्रॉम कंपनी। तो पहले कंपनी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड थी, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट कंपनी बनाना शुरू कर दिया। फिर आया 1936, ये सिर्फ रीड ओनली के लिए, भाई इसमें कुछ याद नहीं रखना, खाली समझो कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कितने चेंजेस लाए। फिर 1936 में डायरेक्टर्स के फंक्शंस आ गए, मैनेजिंग एजेंट्स के फंक्शंस आ गए, and provisions for investigation of any fraudulent activity and guaranteeing the security and payment of provident fund to its employees. तो आगे चले 1936 में डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मैनेजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे रहेगी किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की, गारंटिंग क्या रहेगी सिक्योरिटी की, पेमेंट की, प्रोविडेंट फंड की, ये सारी चीजें आई। और फिर ये एक्ट, ये तो हमने पढ़ा है। 1956 वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एक्ट, राइट? मैं कहूंगी कि 1956 में बहुत सारी चीजें थी, 2013 ने ऑफ कोर्स उसको थोड़ा और निखार दिया, but 1956 had lot of good things which we read, और मेरा बेस जो बना कंपनीज एक्ट का वो 1956 था। तो 1956 में बहुत ज्यादा कमी पेशियां नहीं थी, ज्यादा क्या था कि जैसे पेनल्टीज बहुत कम थी, हाँ कंप्लायंस में कई बार कई जगह पे स्टेप ज्यादा ही थे, कम तो नहीं थे। अब वो चीजें कम हो गई, पेनल्टीज बढ़ गई, डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया। तो 2013 ने इस चीज को लेके आए। 1956 आया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडिपेंडेंस। तो 1947 के बाद आया, 1947 में देश को आजादी मिली थी। उसके बाद का पहला एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 था, ये HC भाभा कमेटी ने बनाया था इन 1952। सो ये सारे इंडिया पे अप्लाई करता था, मजेदार बात, एक्सेप्ट नागालैंड, JNK एंड गोवा, दमन दीव, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो इस तरीके से इसके कुछ एक्सेप्शंस रहते थे। ये ज्यादा
किस चीज को हाईलाइट किया 1956 ने कि सोशल या इकोनॉमिक नीड्स क्या है कंपनी के। जैसे मैंने आपको बोला कंपनी का काफी अच्छा स्ट्रक्चर 1956 में था। कंपनी के सोशल नीड्स क्या है, कंपनी सोसाइटी से क्या चाहती है, कंपनी के इकोनॉमिक नीड्स क्या है, टैक्स बेनिफिट्स देना, कंपनी को फायदा पहुंचाना, वो सारी चीजें 1956 में आई जो कि बहुत बढ़िया थी। 1956 वाज अ गुड बेस, आई मस्ट टेल यू। फिर 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया, इसके अलग ही रंग आए। इसमें हमने एक नया वर्ड सीखा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या वर्ड सीखा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इवन कंपनी सेक्रेटरीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है या गवर्नेंस प्रोफेशनल्स भी कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अब कंपनी में 1000 चीजें हो रही हैं, ठीक है। कंपनी में 2 लोग हैं, ठीक है। एक होती है मैनेजमेंट, एक होता है ओनर्स, ठीक है। एक होती है मैनेजमेंट और एक होती है ओनरशिप। कंपनी से पहले जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, उन सब में मैनेजमेंट और ओनरशिप एक ही पर्सन के पास रहती है। मतलब आज भी अगर आप किसी शॉप पर जाओ तो आप देखो जो मालिक है वही मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। उसने लोग जरूर रखे होते हैं बट मेन मैनेज तो वो खुद ही करता है। बट कंपनी ने उसको बिल्कुल ही बदल दिया। कंपनी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक्सपर्ट्स को बनाओ मैनेजमेंट, जो कि होती है बोर्ड, जो कि होते हैं बिल्कुल एक्सपर्ट लोग, और ओनरशिप दो आप उन लोगों को जिनके पास पैसे हैं, जो शेयर्स खरीद सकते हैं, जो मेंबर्स बन सकते हैं, शेयर होल्डर्स एंड टू बी प्रिसाइज मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को उन्होंने अलग कर दिया। अब मैंने पैसा लगाया हुआ है, मैं कंपनी में पैसा लगा के बैठी हूं, बट मुझे पता ही नहीं कंपनी में क्या हो रहा है। रीजन बीइंग, व्हाट इज द मेजर रीजन? आई एम नॉट इन द बोर्ड, आई एम नॉट इन द कंपनी। मुझे क्या पता? मुझे तो साल के एंड में पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि क्या कर दिया कंपनी ने। तो उसका फायदा क्या हुआ, ठीक है। हाउ वुड आई ट्रस्ट द कंपनी मोर, हाउ वुड आई इन्वेस्ट इन द कंपनी मोर? तो उसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें सिखाता है ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी लेकर के आओ, ठीक है। लीडरशिप लेकर के आओ, then transparency, leadership, after that accountability लेकर के आओ, responsibility। यानी कि जो ये रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट आया ना कि ये भी रिपोर्ट करो, वो भी रिपोर्ट करो, ये भी डिस्क्लोज करो, वो भी डिस्क्लोज करो, एनुअल रिपोर्ट में भी करो, वेबसाइट पे भी करो, ये सब 2013 लेकर के आया। 2013 एक्ट बनाते हुए काफी ब्यूटीफुली बनाया गया, शायद अब फिर बदल जाए थोड़े टाइम में लेकिन दिसंबर वालों के लिए तो अभी यही एप्लीकेबल रहेगा। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज किया और ये सारी चीजें अपने आप आ गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी रहेंगी, अगेन रीड ओनली है, इसको लर्न मत करने लग जाना। जो इंपॉर्टेंट कमेटीज जिन्होंने चेंजेस रेकमेंड की कंपनीज एक्ट में, पहला कंपनी लॉ का जो पेपर बना, पेपर 2004 में जे ईरानी रिपोर्ट, इन्होंने ये बोला, कॉन्सेप्ट पेपर बना और नया कंपनी लॉ बना। सो इट वाज मोर लाइक इन द लेजिस्लेटिव फॉर्मेट बना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आया पब्लिक व्यूइंग के लिए, कि पब्लिक कमेंट्स के लिए वो लोग चीजें अवेलेबल कराते थे। इन द सेम वे इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पब्लिक व्यूइंग के लिए डाला गया ऑन द वेबसाइट, कि भाई लोग देखें। वो किस चीज के लिए था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने ओपिनियंस दें। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका स्टेक हो कंपनी में, वो एम्प्लॉयज भी होते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, वो क्रेडिटर्स भी होते हैं, ठीक है। एवरीबडी, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, इनका ओपिनियन इनवाइट किया गया, इनके सजेशंस जो हैं वो गैदर किए गए। देन इस कॉन्सेप्ट पेपर को पब्लिश किया गया। तो एमसीए ने फिर इसे पब्लिश किया ताकि ब्रॉड बेस्ड एग्जामिनेशन हो सके इश्यूज की। काफी कमेंट्स आए, काफी सजेशंस आई। फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी, चेयर्ड बाय मिस्टर डॉक्टर जे ईरानी। तब ही वाज द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स, ठीक है। तो जब ये सारी चीजों हुई, लोगों ने बड़ा कुछ बोला, ऐसे करो वैसे करो, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई डॉक्टर जे ईरानी की, ठीक है। अब ये कमेटी क्यों बनाई गई, ठीक है। अब ये कमेटी बनाई गई ताकि ये सजेस्ट करें कि हम क्या रिवाइज करें कंपनीज एक्ट 1956 में, ठीक है। टू सजेस्ट द रिविजन्स टू द कंपनीज एक्ट 1956, नंबर 1, टू क्रिएट अ सिंप्लीफाइड एंड कॉम्पैक्ट कंपनी लॉ। ज्यादा तामझाम मत करो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा कॉम्पैक्ट करो।
जो चेंजेस हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट्स में उनको एड्रेस करो, उनको लेकर के आओ, क्या ये भी चेंज हुआ, वो भी चेंज हुआ। टू अडॉप्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो सिर्फ इंडिया के बारे में मत सोचो, ग्लोबली सोचो, जो ग्लोबली चीजें एक्सेप्ट होती हैं उन्हें अडॉप्ट करो। एंड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इवॉल्विंग बिजनेस मॉडल्स। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कमेटी के पास, उन्हें बताया गया कि देखिए आप एक एक्ट बनाइए, ठीक है, इसको रिवाइज करिए, पहली बात है रिवाइज करते वक्त इसको सिंप्लीफाई करिए, कॉम्पैक्ट करिए, इसमें जो भी नेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं उनको एड्रेस करिए, उसके हिसाब से चीजें करिए। राइट टू अडॉप्ट इंटरनेशनल, ये सारी चीजें कमेटी ने सुना और कमेटी ने अपना सारा काम करके रिपोर्ट बना दी ऑन 31 मई 2005। एक रोड मैप दिया कि कैसे वो हम और ज्यादा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इजी टू एंटर इन, ठीक है, अगर आप इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस डिफिकल्ट कर दोगे तो कोई भी नहीं आएगा। ऑन द सेम हैंड अगर आप शेयर्स लेने का, सिक्योरिटीज लेने का प्रोसेस डिफिकल्ट कर दोगे, अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो चीज़ों को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, ये नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ठीक है, इस नंबर को बढ़ाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, थोड़ा उसको करो, उसको डायनामिक रखो, ठीक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उसको चेंज का स्कोप रखो। एंड यूजर फ्रेंडली कंपनी लॉ रखो, किसी को ऐसा ना लगे कि पता नहीं क्या ही पढ़ लिया, हमें तो समझ नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट। की रिकमेंडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो आई कमेटी की तरफ से वो ये थी, शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूवल रिजीम टू शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर रिजीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हर बात पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व मत करो, ठीक है, हर बात पे नहीं हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, हमें गवर्नमेंट की, पहले सब बातें गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती थी, ठीक है, उसको चेंज कर दो। हर बात पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पहले वाले एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। हर बात पे, हर स्टेप पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की बजाय गो फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल। जनरल मीटिंग कराओ, शेयर होल्डर ही तो रियल ओनर है, गवर्नमेंट तो ओनर नहीं है रियल, शेयर होल्डर का अप्रूवल लो। और दूसरा, इनको डिस्क्लोजर रिजीम सिखाओ, मतलब वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे, ठीक है, अगर आप इन जनरल पब्लिक कंपनी और वेबसाइट पे चीजें पब्लिश करोगे, आप एनुअल रिपोर्ट में चीजें पब्लिश करोगे, ठीक है, हर जगह पे डिस्क्लोजर का स्कोप ओपन रखो, ताकि जहां पे भी जो भी चीजें हो रही हैं वो आप डिस्क्लोज तो करो। हाउ वुड शेयर होल्डर्स नो, शेयर होल्डर्स ही तो रियल ओनर हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा, तो उन्हें पता चले टाइम टू टाइम, तो डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट्स पे टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करिए, आप चीजों को क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह निकालिए ताकि लोगों को पता चले। ये जो कल्चर आया रिपोर्टिंग का, डिस्क्लोजर का, ये 2013 का एक नया एडिशन था, ठीक है। तो अगर ब्रॉड रिकमेंडेशंस बोले कि एक्सपर्ट कमेटी की ब्रॉड रिकमेंडेशंस क्या थी, तो पहली रिकमेंडेशन थी कि प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज नीड टू बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटीज एंड फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस एट लो कॉस्ट। अगर रिलायंस जैसी कंपनी भी उतने ही कंप्लायंसेस कर रही है और मैंने एक छोटी सी कंपनी खोली, मैं भी उतने ही कंप्लायंसेस कर रही हूँ, तो फायदा क्या कंपनी खोलने का, राइट, फायदा तो फिर किसी को नहीं हो रहा। और कैसे कोई नया पर्सन आएगा, उसे पहले ही डर लग जाएगा कि भाई इतने कंप्लायंसेस कौन करेगा। तो इट इज बेटर कि जो छोटी कंपनीज है या जो प्राइवेट कंपनीज है, मान लो मैंने अपने घर के पैसे से प्राइवेट कंपनी खोली है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो भाई, पब्लिक कंपनी में तो मैं समझ गई कि तुमने पब्लिक से पैसा लिया कि लाओ लाओ, है ना, तो तुम उनको आंसरेबल हो। भाई मेरे बैंक में से पैसा गया, व्हाई आई शुड बी आंसरेबल। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इन्हें फ्लेक्सिबल करो और थोड़ा फ्रीडम दो, ठीक है, उन्हें कंप्लायंसेस से थोड़ा फ्रीडम दो ताकि वो कंप्लायंसेस लो कॉस्ट पे कर सके, उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, लाइक डोंट ब्रिंग देम इन द सेम पैरामीटर विद द दीज पब्लिक कंपनीज, ऐसा मत करो, उन्हें थोड़ा ईज आउट करो। दिस इज वॉट द कॉन्सेप्ट वॉज, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भाई मेरा अपना पैसा है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि मैंने अपने पैसे से खोली है, जब मेरा अपना पैसा है आई विल टेक केयर ऑफ इट, और इतने कंप्लायंसेस की क्या जरूरत है, राइट। कंप्लायंसेस की जरूरत वहां है जब पैसा किसी और का और मैनेज कोई और कर रहा है ना, कि पैसा तो हमारे शेयर होल्डर्स का है बट मैनेज कौन कर रहा है, बोर्ड, राइट। बट यहाँ पे जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स, वो मैं हूं, मेरे रिश्तेदार है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा ईज आउट करो। और स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, वो साइज में स्मॉल होती हैं, एज इन उनका टर्नओवर, नेट प्रॉफिट कम होता है। तो जब अभी कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही है तो उसको तो ये भी कंप्लायंस करो, वो भी कंप्लायंस करो, डजंट मेक सेंस। उन्हें थोड़ा
ईज आउट करो, उन्हें थोड़ा फ्रीडम दो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दो, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो इनकरेज हो टू एंटर इन द कंपनी खोलने के लिए, राइट। सेकेंड, कंपनीज विद हायर पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी सब्जेक्ट टू अ स्ट्रिक्टर रिजीम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिन कंपनीज में पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है, लोगों का पैसा बहुत ज्यादा है, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रिक्ट रिजीम बनाओ। रिपोर्टिंग करनी है, लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को एक एडिशनल रिपोर्टिंग करनी है, अपने वेबसाइट्स पे चीजें डालो, रिपोर्ट्स बनाओ, अपने एनुअल रिपोर्ट्स में बनाओ, अपने ऑडिट्स बराबर से कराओ, तो उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाओ, क्योंकि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी स्ट्रिक्ट रिजीम होना बहुत जरूरी है, राइट। थर्ड, government companies and public financial institutions should be subject to similar parameters with respect to disclosures and corporate governance as other companies। ये नहीं है हाँ जी गवर्नमेंट कंपनी कोई नहीं, गवर्नमेंट देख लेगी, पब्लिक फाइनेंशियल कोई बात नहीं, इन्हें बराबरी पे लेकर आओ, इन्हें भी कहो कि बराबर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस करें, क्योंकि लोगों का पैसा तो यहाँ पे भी है, लोगों का पैसा तो यहां पे भी लग रहा है। देन व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस? आप इनको ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, इनको बराबर पैरामीटर्स पे लाओ और इन्हें कहो कि ये भी बराबरी से डिस्क्लोजर करें। देन सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी रिजीम बैक्ड बाय स्ट्रेंथन्ड डिस्क्लोजर। देखो ऐसा करो, रेगुलेटरी रिजीम को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये रेगुलेशन फॉलो करो, वो रेगुलेशन फॉलो करो, उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डिस्क्लोजर को बढ़ा दो, रिपोर्टिंग बढ़ा दो, फॉर्म फाइलिंग बढ़ा दो, वो सारी चीजें बढ़ा दो, ताकि हमें टाइम टू टाइम खबर मिलती रहे, लेकिन रेगुलेशंस को कम कर दो, ये भी फॉलो करो, वो भी फॉलो करो, उसको कम करके डिस्क्लोजर्स पे जोर दो, ठीक है। To attune the Indian company law with global reforms taking place in the arena। सबसे important था global reforms के साथ में चलना, ताकि आगे चल के हमारी कंपनी भी, कंट्री भी आगे बढ़ सके, ठीक है। ये मेजर पॉइंटर्स थे जो उन्होंने सजेस्ट किए, ठीक है। सो कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दिया था 29 अगस्त 2013 को, एंड 30 अगस्त 2013 को इट वॉज ऑफिशियली नोटिफाइड, राइट। और इसमें क्या मेन एट्रीब्यूट्स आए, जैसे कि इन्होंने बिजनेस फ्रेंडली कॉर्पोरेशन रेगुलेशन कर दिया और प्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स, ताकि लोग आए, लोग पार्टिसिपेट करें, लोग कंपनीज बनाएं, ठीक है। इन्होंने वैसा कर दिया कि थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली कर दो, डिफिकल्ट मत करो, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एक्टिविज्म। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का इंतजाम किया गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ये ना हो कि इन्वेस्टर का पैसा किसी भी तरीके से डूबे, और एक्टिविज्म, विजिल मैकेनिज्म वगैरह लेकर के आए, ठीक है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड ऑडिट अकाउंटेबिलिटी, एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट कर दी और तरीके के ऑडिट कर दिए। पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट होता था, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट होता था, अब सेक्रेटेरियल ऑडिट भी कर दिया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी कि अगर भाई तुम लोगों का पैसा लेकर के बैठे हो तो यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, यू मस्ट बी आंसरेबल फॉर द सेम। एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड को भी बोला कि भाई तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई, कुछ गड़बड़ हुआ तुम्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ हम तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ा दी गई। एनहांस्ड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, रिपोर्टिंग बढ़ गई, फॉर्म फाइलिंग बढ़ गई, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्रीज हो गई। देन CSR का टॉपिक आ गया, और CSR के साथ साथ इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन भी आ गई। पहले क्या होता था, लोगों का दिवालिया निकलता था, लोगों के बड़े बड़े घर बन जाते थे, लोग ज्वेलरीज लेके घर में छुपा लेते थे, तो बड़ा मजा होता था लोगों को, लेकिन अब ये चीजें बंद कर दी। उन्होंने बोला नहीं तुमसे कंपनी चलती, कोई बात नहीं, इंसॉल्वेंसी बोर्ड में आओ, अपने आप जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो चीजें मैनेज करेगा। अगर कुछ भी नहीं होता एंड में, तो भी जो है उसको बेच बाच के क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, तो टोटली दोनों का लॉस नहीं होता, एक विन विन सिचुएशन में दोनों को लाया जाता है। एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विदाउट एनीथिंग टू से, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीजें आई, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको आज के सेशन में पता चल गया कि कंपनीज एक्ट कैसे आया। अगर आपको अच्छा लगा द वे आई टीच, कल से हम नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ रीड ओनली है,
तो नोट्स का कोई इतना फायदा है नहीं। सीए पॉइंट पे 14 जून तक 50% ऑफ चल रहा है। सो मेक श्योर अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई तो आप जरूरी ऑफर अवेल कर लें ताकि आप मेरी क्लासेस का एक्सेस अभी से ले लें, राइट, और अभी से तैयारी शुरू कर दें। आई विल सी यू टुमारो इन कंपनी लॉ डेमो नंबर 2। बाय बाय।